नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर हम एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले हमने 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 को पढ़ना शुरू किया है, जिसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। तो अब हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम पार्ट 2 को यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे। अब जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज पार्ट 1 को जरूर जाकर देखिए, तभी आपको ये चैप्टर आगे समझ में आएगा। तो अब हम आगे चलते हैं यहां पर जो तो देखते हैं दूसरी दुनिया के बारे में। जैसा मैंने बताया कि दूसरी दुनिया का निर्माण क्यों हुआ, जो अधिक से अधिक राष्ट्र इनके खेमे में क्यों सम्मिलित हुए, उसके बारे में हम यहां पर जान लेते हैं। देखिए, दूसरी दुनिया के बारे में जब हम जान लेते हैं तो उस समय क्या था, भारत भी ब्रिटेन का कहीं ना कहीं गुलाम रहा। तो उस समय पर साम्राज्यवादी जो ताकतें थी और उपनिवेशवाद का शिकार जो अधिकांश राष्ट्र रहे थे। तो उस समय पर क्या हुआ, सोवियत संघ ने फांसीवादी ताकतों से, देखिए, फांसीवादी ताकतों या साम्राज्यवादी ताकतों से आजाद होने में विभिन्न राष्ट्रों की मदद की थी, जिसके कारण क्या हुआ, इन राष्ट्रों ने सोवियत संघ की मदद के कारण इनकी जो प्रणाली थी, सोवियत व्यवस्था थी या जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसको उन्होंने अपनाया। और इन्हीं राष्ट्रों को, जिन्होंने इस व्यवस्था को अपनाया, उन्हें दूसरी दुनिया के नाम से जाना गया। ठीक है, और इन्हीं सब ने मिलकर यूएसएसआर बनाया और यूएसएसआर में एक वार्षा संधि की गई। तो इससे आगे वार्षा संधि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका गठन जो 14 मई 1955 को किया गया था। देखिए, 1955 को इसका गठन किया गया था। अब उससे आगे हम पढ़ लेते हैं। यह जो संधि है या वार्सा जो पैक्ट है, वो सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर किया था, और यह एक राजनीतिक व सैन्य गठबंधन था। और इसका मुख्य उद्देश्य था अमेरिका द्वारा गठित नाटो का विरोध करना। ठीक है, या नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। देखिए, नाटो भी एक सैन्य गठबंधन था, लेकिन वो अमेरिका का गठबंधन था। हम यहां पर सोवियत संघ के गठबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वार्सा पैक्ट। देखिए, सदस्य देशों में सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे राष्ट्र शामिल थे। तो बेसिकली वार्सा पैक्ट क्या था, ये इसका गठन जो अमेरिका और नाटो में सम्मिलित राष्ट्रों के जो इसका मतलब विरोध करना था, इसका मुख्य कार्य। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो जान लेते हैं नाटो क्या था। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाटो भी एक सैन्य जो गठबंधन था। इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नाटो की ये फुल फॉर्म है। मैंने आपको बताया जैसे ये सैन्य गठबंधन था, इसकी स्थापना जो की गई, जो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और इसे वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। देखिए, संधि, वॉशिंगटन संधि भी कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा संधियों को विभिन्न नामों से या प्लेसेस के नामों से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संधि पर, जिस स्थान पर जो हस्ताक्षर किए जाते हैं, इस संधि को उस नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे इसमें हस्ताक्षर वॉशिंगटन में किए गए, तो ये वॉशिंगटन संधि के नाम से जो जाना जाता है। अब देखिए, यह संगठन सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जिसके अंतर्गत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग के लिए सहमत होंगे। देखिए, बेसिकली एक इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। यह संगठन कहता है कि नाटो में सम्मिलित किसी भी राष्ट्र पर यदि कोई राष्ट्र हमला करता है, तो इसमें सम्मिलित सभी राष्ट्र उसके खिलाफ मिलकर कार्यवाही करेंगे। और इसी के विरोध में सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट बनाया, जो नाटो के विरोध के लिए था। ठीक है, नाटो का मुकाबला करने के लिए बेसिकली वो बनाया गया था। अब सोवियत संघ की विफलता के कारण, देखिए, मैंने सोवियत संघ की विशेषताओं के बारे में पार्ट 1 में बताया, उसको जानना बहुत जरूरी है। आप पार्ट 1 के बिना इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। मैंने उसमें इसके जो हिस्ट्री है और जो इसकी शुरुआत कैसे हुई, उन सब के बारे में भी बताया, सोवियत व्यवस्था क्या थी उसके बारे में भी बताया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स हैं, आपको ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 10 बजे डेली आपको अवेलेबल होंगे। और इसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट लॉन्च किया जाएगा, और ये सभी आपको एनसीईआरटी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम सोवियत प्रणाली की विफलता के कारणों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन है गैर जिम्मेदार नौकरशाही का शिकंजा। देखिए, मैंने आपको वहां पर बताया था कि वहां पर जो सिस्टम था वो क्या था,
वो वहां पर जो साम्यवादी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था में सभी चीजें सरकार के नियंत्रण में होते हैं। और नौकरशाही, देखिए नौकरशाही क्या होती है, किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए वहां की ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नौकरशाही बेसिकली आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं तो वहां के सरकारी कर्मचारी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर सरकारी कर्मचारियों का शिकंजा कसता जा रहा था। बेसिकली वहां पर सरकारी कर्मचारियों का बहुत ज्यादा प्रभाव था। वहां पर वन पार्टी सिस्टम था, एक दलीय शासन था, मतलब वन पार्टी डोमिनेंस की बात हम कर सकते हैं यहां पर। वहां पर थी कम्युनिस्ट पार्टी, केवल कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, ठीक है। बेसिकली साम्यवादी दल, वहां पर क्या था, साम्यवादी दल का पूरा शासन था। वहां पर कोई भी दूसरी पार्टी नहीं थी। जैसे भारत है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, कितने अनेकों दल हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अनेकों ऐसे दल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, परंतु वहां पर एक ही दल था, वो था साम्यवादी दल। नेक्स्ट पॉइंट था लोकतंत्र का अभाव, अभिव्यक्ति की आजादी का ना होना। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन, ठीक है। वहां डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं, वहां पर सभी चीजें सरकार के नियंत्रण में थी और कहीं ना कहीं सरकार ही उन सबको नियंत्रित करती थी। अब आता है अभिव्यक्ति की आजादी का ना होना। देखिए जैसे यहां पर आप देखते हैं कि लोगों को जो अभिव्यक्ति की आजादी प्राप्त है, अभिव्यक्ति बेसिकली कह सकते हैं बोलने की आजादियां, कुछ भी एक्सप्रेस करने की आजादी, ठीक है। यहां पर हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पर लोग क्या करते थे, अपनी अभिव्यक्ति कैसे देते, कार्टूनों के माध्यम से, ठीक है। कार्टूनों के माध्यम से जो वहां पर क्या करते थे लोग, अपनी अभिव्यक्तियां देख करते थे। जैसे कार्टून के माध्यम से अपना जो एग्रेशन वहां पर प्रकट करना, कार्टून के माध्यम से। आप इंडिया में भी देखते हैं, जैसे आप कार्टून्स देखते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स के कार्टून्स आते हैं, उसी तरह से वहां पर भी कार्टून के माध्यम से, आप न्यूज़पेपर में देखेंगे बहुत सारी कार्टून कटिंग्स आती है जिसके माध्यम से बहुत सारे पॉलिटिकल मैसेजेस छुपे हुए होते हैं। इसी प्रकार से वहां पर भी जो अभिव्यक्ति की जाती थी। उसके बाद आता है साम्यवादी दल का जवाबदेह ना होना। देखिए जवाबदेह होने का सीधा सीधा सा मतलब है अकाउंटेबल ना होना, ठीक है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था, वहां पर साम्यवादी दल का शासन है, कोई दूसरी जो पार्टी वहां पर नहीं है, जिस कारण से क्या था, साम्यवादी दल जो था बहुत ही डोमिनेटिंग था, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, वो बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या होती है, अकाउंटेबल होती है, यहाँ पर सरकार को जवाब देना होता है, लेकिन वहां पर सरकार बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थी। उसके बाद रूस का प्रभुत्व, देखिए यहां पर जान लेते हैं रूस के प्रभुत्व के बारे में। तो जो सोवियत संघ में 15 गणराज्य सम्मिलित थे, अब 15 गणराज्यों के होने के बावजूद सारी सत्ता कहां थी, ये मान लीजिए रूस है, ठीक है। अब रसिया जो है मींस रूस है, यहां पर सारे कंट्रीज की पावर्स जो थी, इन सब की पावर्स कहां थी, ये सभी कंट्रीज की पावर सेंट्रलाइज थी। क्या थी, वहां पर सेंट्रलाइज थी, ठीक है। कहां पर सेंट्रलाइज थी, रूस में। मतलब वहां पर जो कंट्रीज में शासन तो चलाया जा रहा है, लेकिन सब कहां से नियंत्रित हो रहा है, रूस से नियंत्रित हो रहा है। तो सत्ता जो थी रूस में केंद्रित थी, इसी कारण से रूस का प्रभुत्व था, ठीक है। हथियारों की होड़, देखिए क्या हुआ, इन्होंने अमेरिका से जो टक्कर लेने के लिए या अमेरिका की बराबरी करने के लिए अपने यहाँ पर हथियारों के उत्पादन को बहुत अधिक बढ़ावा दिया, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था का जो जो ध्यान था वो उपभोक्ता वस्तुओं से अधिक जो सैन्य वस्तुओं पर लग गया। तो कहीं ना कहीं इससे भी उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, ठीक है। वस्तुओं की गुणवत्ता पश्चिम से कम होना, देखिए जैसा मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि यहां पर कार से लेकर पिन तक सभी वस्तुओं का उत्पादन होता था, लेकिन उनकी गुणवत्ता शेष विश्व से तो बेहतर होती थी, परंतु अमेरिका से कम होती थी, उसकी क्वालिटी अमेरिका से कम होती थी। यह भी एक रीजन रहा है। और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को रियायती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना, हथियारों की होड़, और जो इनके ब्लॉक में जो शामिल राष्ट्र थे उनको आर्थिक मदद देना, कहीं ना कहीं इन सभी कारणों ने क्या किया, इसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया और वहां पर एक आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। और ये सभी कारण जो थे सोवियत प्रणाली की विफलता के कारण थे। इसके अलावा भी अन्य कारण है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए विघटन की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, विघटन का प्रोसीजर कैसे चला, डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, उसको हम यहां पर पढ़ेंगे। सोवियत संघ का जो विघटन कैसे, उस प्रक्रिया के बारे में आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए मिखाइल गोर्बाचेव, जैसा कि मैंने आपको की पॉइंट्स जब बताए थे, तो उसमें एक सबसे चर्चित नेता का नाम है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। तो मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम
शासक के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, वहां पर व्यवस्था में सुधार के लिए प्रयास किए। इन्होंने चाहा कि जो सोवियत संघ है इसकी राजनीतिक प्रणाली में कुछ बदलाव होने चाहिए ताकि इसको और अधिक विकसित किया जा सके। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा, क्योंकि इन्होंने एकांतवास अपनाया हुआ था, मतलब पूंजीवाद से एकांतवास, कि हम पूंजीवाद के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। जो ये साम्यवादी पार्टी जो थी या साम्यवादी दल जो था उसकी एक विचारधारा थी। इन्होंने क्या किया, पश्चिमी देशों की तरह ही अपने यहां पर प्रौद्योगिकी विकास के बारे में बात की, क्योंकि पश्चिमी देशों से मतलब है पूंजीवादी जो कंट्रीज थी जिसे हम वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, वहां पर जहां पर कैपिटलिज्म था, उन्होंने जैसे अपने यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज का विकास किया है उसी तरह से इन्होंने भी कहा कि हम अपने यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी विकास करेंगे और वहां पर टेक्नोलॉजी भी बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज भी बढ़ाएंगे अच्छे से और अधिक उत्पादन करेंगे, और जो पश्चिमी जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को सामान्य करने का प्रयास करेंगे, मतलब मधुर करेंगे। देखिए यहां पर इन्होंने संबंधों में सुधार की बात की और वहां पर सोवियत संघ में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो रूलिंग सिस्टम था, उसमें चेंजेस की बात इन्होंने की और कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि हम लोकतंत्रीकरण के जो गुण हैं उनको भी अपनाएंगे। लोकतंत्रीकरण, जो लोकतंत्र के गुण क्या हैं भाई, जनता के प्रति जवाबदेह होना और अभिव्यक्ति की आजादी होना इत्यादि अनेकों गुण हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में होते हैं। तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस व्यवस्था में इन गुणों को सम्मिलित करने के प्रयास की बात की। ठीक है, अब जो मिखाइल गोर्बाचेव हैं, इन्होंने अपने यहाँ जो मतलब सोवियत संघ में दो नीतियां लागू करने की कोशिश की, जिसका नाम था, देखिए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। अब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त का मतलब होता है पुनर्रचना और खुलेपन। इन्होंने पुनर्रचना मतलब इन्होंने इसको दोबारा से रचने का प्रयास किया कि कहीं ना कहीं हम इस व्यवस्था को दोबारा से रचेंगे, जहां पर हमने इसको सेंट्रलाइज किया हुआ है। ठीक है, यहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनता के खिलाफ हैं, जैसे उनको भाई अभिव्यक्ति की आजादी ना हो, जनता सदैव स्वतंत्रता चाहती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था को यदि और अधिक विकसित करना है तो कहीं ना कहीं हमें इसको जो रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें इन्होंने पुनर्रचना की बात की, इसमें जो व्यवस्था में बदलाव की बात की। और दूसरा पॉइंट था खुलेपन की नीति। अब देखिए खुलेपन का मतलब सीधा सीधा सा यहां पर है कि इन्होंने कहा हमने एक ऐसी व्यवस्था को अपनाया हुआ है जिसमें हम सारी चीजें केवल और केवल समाजवाद के इर्द गिर्द घूमती हैं, वहां पर सरकार के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा खुलापन लाएंगे ताकि हम अन्य राष्ट्रों के साथ व्यापार कर सकें, उनके साथ विभिन्न संधियां कर सकें और अपने यहाँ पर जो खुलेपन के साथ ही जो औद्योगिक विकास कर सके, प्रौद्योगिकी विकास कर सके। ठीक है, ये मिखाइल गोर्बाचेव की दो जो नीतियां थी जो उनके द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, उससे आगे जब हम पढ़ते हैं गोर्बाचेव, मैंने जैसा आपको बताया था अभी कि ये यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति थे और इन्हें सोवियत संघ में सुधारों के लिए जाना गया। ठीक है, यूएसए के साथ इन्होंने हथियारों की होड़ पर भी रोक लगाई, क्योंकि देखिए हथियारों की होड़ के कारण इनकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच रही थी, नुकसान पहुंच रहा था। उसके अलावा जर्मनी के एकीकरण में सहायक, देखिए जैसा मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था कि जो जर्मनी है वो दो भागों में विभाजित था, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। आप पार्ट 1 जरूर देखिए, उसके बिना आप ये चैप्टर बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे और उसमें बहुत ही यूनिक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है, एक एक पॉइंट को उसमें एक्सप्लेन किया गया जो आपके सीयूईटी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। उसके अलावा जर्मनी का एकीकरण इन्होंने कराया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि इन सभी सुधारों के बावजूद इन पर यूएसएसआर के विघटन का आरोप लगाया गया। ठीक है, लेकिन यह भी माना जाता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो सुधार के प्रयास किए उन्हीं के माध्यम से सोवियत संघ की जनता को वहां की राजनीतिक घुटन से आजादी मिली। ठीक है, वहां पर राजनीतिक घुटन से इन्होंने मुक्ति दिलाने का कार्य किया है। ठीक है, आगे जब हम पढ़ते हैं तो इनकी नीतियों का क्या क्या प्रभाव हुआ, उन नीतियों के प्रभावों के बारे में भी हम यहां पर पढ़ लेते। तो सबसे पहले पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों द्वारा अपनी सरकारों और सोवियत संघ नियंत्रण का विरोध किया गया। देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि क्योंकि सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के राज्य को फांसीवादी ताकतों से मतलब डिक्टेटरशिप से आजादी दिलाई, मुक्ति दिलाई, जिस कारण से उन्होंने अपने यहां पर इनकी ही राजनीतिक प्रणाली को अपनाया। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन राष्ट्रों को जो घुटन होने लगी और कहीं ना कहीं इस व्यवस्था के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने लगा, तो सबसे पहले पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब
ये जो विरोध विरोध था, अब गोर्बाचेव ने जो इन विरोधों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, उन विरोधों को ऐसे ही चलने दिया और साम्यवादी सरकार व प्रशासन एक के बाद एक ढह गए। देखिए क्या हुआ, जब उन राष्ट्रों में सोवियत संघ की व्यवस्था का विरोध होने लगा तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं एक के बाद एक ढेर होती चली गई। अब इन सब प्रक्रियाओं के बावजूद मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, उन्होंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जैसे मैंने यहां पर बताया। अब यहां पर क्या हुआ, साम्यवादी दल के नेताओं द्वारा इनकी नीतियों का विरोध किया गया। देखिए मैंने आपको बताया था मिखाइल गोर्बाचेव ने वहां पर सुधारों की 2 नीतियां लागू की थी, जिसमें पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त इसको अपनाया गया था, लेकिन साम्यवादी दल के नेताओं ने इनका विरोध किया था। अब क्या हुआ, 1991 में साम्यवादी दल के कट्टरपंथी नेताओं ने सोवियत संघ में तख्ता पलट कर दिया। देखिए तख्ता पलट का सीधा सीधा सा मतलब है सरकार को त्वरित रूप से बदल देना, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया और तख्ता पलट कर दिया, लेकिन यह तख्ता पलट भी सफल नहीं हो सका और यह तख्ता पलट भी फेल हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, 1991 का तख्ता पलट जो हुआ, उसके बाद जनता के जो रिएक्शंस हमें देखने को मिले उसके बारे में हम यहां पर जान लेते हैं। अब देखिए वहां की जनता स्वतंत्रता का स्वाद चख चुकी थी और वे कम्युनिस्ट पार्टी के रंग वाले पुराने शासन में नहीं जाना चाहते। देखिए मैंने बताया मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों के लिए जाने गए, उन्होंने जनता को थोड़े वहां पर स्वतंत्रता का स्वाद चखा दिया, जिसके बाद क्या हुआ, जनता कम्युनिस्ट पार्टी मतलब जो साम्यवादी दल का जो पुराना शासन था, जहां पर सभी चीजें साम्यवादी सरकार के अकॉर्डिंग ही होती थी, उसके खिलाफ हो गई। और वहां की जो जनता है, वहां की जनता ने क्या किया, बोरिस येल्तसिन ने इस तख्ता पलट का विरोध किया और वे नायक के रूप में उभरे। देखिए क्या होता है, किसी भी जो विरोध में एक ना एक नायक तो होता है। नायक मींस वहां पर जो बोरिस येल्तसिन वहां पर एक हीरो के रूप में उभर कर आए और उन्होंने इस तख्ता पलट का विरोध किया था, ठीक है। तख्ता पलट का विरोध इन्होंने किया और वो नायक बनकर उभरे। बोरिस येल्तसिन ने चुनाव लड़ा और वो आम चुनावों में उन्होंने जीत हासिल कर ली और इस तरह से इसके बाद उन्होंने जो यहाँ के जो केंद्रीकृत शासन था, मतलब सेंट्रलाइज्ड रूल जो था, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। बेसिकली वहां पर राजनीतिक प्रणाली में अब ढील दी गई और वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, जहां पर सभी चीजें रूस से केंद्रित होती थी, मतलब मास्को से सारी सत्ता चलती थी। अब मास्को क्या है, देखिए मास्को रूस की कैपिटल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारा शासन मास्को से चल रहा था, रूस की कैपिटल से चल रहा था। अब उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, बोरिस येल्तसिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। आगे विकेंद्रीकरण, देखिए यहां पर इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। क्या यहां पर इन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया। क्या हुआ, देखिए सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। मैंने अभी आपको बताया था मास्को रूस की कैपिटल है। अब पहले सारा शासन वहां से चलता था, लेकिन अब मास्को से सारा शासन कहां खिसकने लगा, इन 15 गणराज्यों की तरफ, ठीक है। अब ये जो 15 रिपब्लिक्स थे, इन्होंने अपने लिए जो शासन की स्वतंत्रता की मांग की, संप्रभुता की मांग की, जहां पर ये स्वयं ही प्रभु होंगे, मतलब इनकी ही विदेश नीतियां होंगी, ये अपने राष्ट्र के लिए नीतियां स्वयं निर्धारित कर सकेंगे। तो देखिए अब यहां पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं। पूर्वी यूरोप के राष्ट्र स्वयं को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में देखने लगे। क्यों? क्योंकि पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों ने इनकी विचारधारा को अपनाया हुआ था और सबसे पहले विरोध भी इन्होंने ही शुरू किया, तो कहीं ना कहीं ये एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने लगा। अब मैंने जब आपको मैप दिखाया था पार्ट 1 में, तो मैंने बताया था वहां पर सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी थी, केंद्रीय एशियाई गणराज्य जिसमें तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान वगैरह थे। तो वहां पर हम इसको पढ़ेंगे, उन राष्ट्रों के बारे में जान लेते हैं। वो केंद्रीय एशियाई गणराज्य के रूप में जाने गए। अब उन्होंने क्या किया, अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की और उन्होंने स्वयं को सोवियत संघ में शामिल रखना चाहा। देखिए एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जो सबसे पहले केंद्रीय एशियाई गणराज्य ही विरोध करेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा माना गया था कि वे विरोध करेंगे? क्योंकि वे धार्मिक रूप से उनसे अलग थे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं काफी पिछड़ी हुई थी, जबकि पूर्वी यूरोप के राष्ट्र जो अधिक विकसित थी केंद्रीय जो एशियाई गणराज्यों से, ठीक है। परंतु फिर भी जो केंद्रीय एशियाई गणराज्यों से पहले विरोध किसने किया? पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों ने। अब दिसंबर 1991 में येल्तसिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, देखिए 3 बड़े गणराज्य, नाम ध्यान से सुन लीजिए आप, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा
कर दी। ठीक है, अब इन्होंने जो इसकी घोषणा जो की, इसके बाद क्या हुआ, वहां पर सोवियत संघ के साम्यवादी दल को प्रतिबंधित कर दिया गया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए इस पर। स्वतंत्र गणराज्यों ने पूंजीवादी और लोकतंत्र को अपनाया। देखिए, अब ये जो राष्ट्र थे कहीं ना कहीं साम्यवादी व्यवस्था से निजात पाना चाहते थे, छुटकारा पाना चाहते थे, जिसके बाद इन्होंने क्या किया, पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाना शुरू कर दिया। और विघटन के बाद CIS का गठन किया गया, जिसका मीनिंग था स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन किया गया। इसके आगे जब हम चलते हैं रूस के बारे में, ठीक है, तो रूस के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि रूस एक ऐसी कंट्री बना जो सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। अब उत्तराधिकारी क्या होता है, जैसे पिता के बाद उसका पुत्र ही उसकी सत्ता का उत्तराधिकारी होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो रूस को उत्तराधिकारी उसका चुना गया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का सदस्य का दर्जा, देखिए UNSC, इसको हम आगे जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे UNSC क्या है। तो यहां पर बेसिकली शॉर्ट में जान लेते हैं, जो सोवियत संघ जो था उसको सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त था। अब वो दर्जा किसको मिला, रूस को। क्यों, क्योंकि वो उसके उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। अब सोवियत संघ के द्वारा विभिन्न संधियां की गई थी, बहुत सारी ट्रीटी की गई थी, समझौते किए गए थे। अब उनको निभाने की जिम्मेदारी किसको मिली, रूस को मिली। क्यों, क्योंकि वह उसका उत्तराधिकारी था। सोवियत के सभी परमाणु हथियार रूस को मिले। हथियारों को कम करने तथा अमेरिका के साथ तनाव को कम करने की जिम्मेदारी भी रूस को मिली। देखिए, अब क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, अब क्योंकि जो पावर थी वो 15 गणराज्यों की मिलकर थी। ठीक है, अब वो डिवाइड हो गए, वैश्विक पटल पर नए 15 गणराज्य बनकर आए, तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ की पावर्स कम हो गई। और अब जो तनाव कम करने या जो हथियारों की संख्या कम करने के लिए दबाव बना किस पर, रूस पर, ये उसकी जिम्मेदारी बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बहुत सारे मेजर रीजंस रहे थे, बहुत सारे कारण रहे थे। तो सबसे पहला कारण रहा वहां की जनता की आकांक्षाओं को पूरा ना करना। अब देखिए, वहां की आकांक्षाएं जो थी, जनता की जो एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर सोवियत संघ बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा। उनकी अर्थव्यवस्था लगातार गिरती गई। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो खाद्यान्न वस्तुओं की भी कमी होने लगी, अर्थव्यवस्था पर जो दबाव बढ़ता चला गया। बेसिकली वस्तुओं की गुणवत्ता पश्चिम से कम थी। मैंने जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर जो वस्तुएं उत्पादित होती थी वो शेष विश्व से तो बेहतर होती थी, परंतु अमेरिका की जो वस्तुएं होती थी उनसे इनकी गुणवत्ता कम होती थी। ठीक है, रियायती दरों पर वस्तुएं देने के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। देखिए, मैंने आपको बताया पहले कि जो यहाँ पर ये जो व्यवस्था थी, जनता को सभी वस्तुएं सरकार के द्वारा रियायती दरों पर, बेसिकली सब्सिडीज पर अवेलेबल कराई जाती थी, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता गया और जो इनकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। ठीक है, वार्सा संधि में शामिल देशों को आर्थिक सहायता देने के कारण अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। देखिए, मैंने वार्सा पैक्ट आपको पढ़ाया है। जो वार्सा पैक्ट में क्या हुआ था, इन्होंने जो संधि की, ये राजनीतिक और सैन्य जो संधि थी, इसमें इन्होंने क्या किया, इन राष्ट्र को जिनको सम्मिलित किया गया, इनको आर्थिक मदद देना शुरू कर दिया, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था पर और अधिक दबाव पड़ गया और अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अब धीरे धीरे क्या, जब जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं होती तो लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो जाती है। लोग क्या हो जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं। तो जनता ने क्या किया, अपनी असंतोष की भावनाओं को जो प्रकट किया, वहां पर उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। मैंने आपको बताया कि जैसे अब इनका ध्यान कहां था, इनका ध्यान था जो हथियारों की होड़ पर, या जो अन्य राष्ट्रों की जो अर्थव्यवस्था थी उनको आर्थिक मदद देना इत्यादि। इन सब के कारण क्या हुआ, वहां पर उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। ठीक है, अब लोगों को जानकारी होने लगी कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं उनसे ज्यादा डेवलप है। तो लोगों को ये जागरूकता जो मिलने लगी कि कहीं ना कहीं लोग जागरूक हुए, जानकारी मिलने लगी कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमसे ज्यादा विकसित हो रही हैं, हमसे ज्यादा जो अच्छी हो रही, तो कहीं ना कहीं हमारी शासन व्यवस्था में ही कमी है, जिसके खिलाफ जो लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। अब जनता जो थी लोकतंत्र और उदारवाद के गुणों से प्रेरित होने लगी और इसके बाद उन्होंने जो यूएसएसआर में जो नौकरशाही का शिकंजा था वो क्या हो रहा था, कसता जा रहा था। क्या था, नौकरशाही का शिकंजा कसता जा रहा था, जिसके खिलाफ इन्होंने जो आवाज उठाई। इससे आगे देख लेते हैं, जो यहां पर जो काम की रफ्तार थी वो बहुत धीमी थी। देखिए, इंडिया में भी आप जानते हैं सरकारी कामकाज तो वैसे ही स्लो होते हैं,
एक डेस्क से फाइल दूसरे डेस्क पर जाने में 2-2 दिन लगा देती है। ठीक है, तो ऐसे ही वहां पर भी जो काम की रफ्तार थी बहुत जो धीमी थी, और सत्ता सारी मास्को में केंद्रित थी। मैंने बताया था वहां पर जो 15 गणराज्य सम्मिलित तो थे, परंतु सारी पावर्स कहां सेंट्रलाइज थी? मास्को में, रूस की कैपिटल में, जिसके खिलाफ जो लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। देखिए वहां पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी में पश्चिमी देशों से पीछे, वहां पर क्या था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका से और वेस्टर्न कंट्रीज से काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी, और हथियारों की होड़ के जो कारण इनों का जो सैन्य खर्च था वो बहुत अधिक बढ़ता जा रहा था, क्योंकि ये अमेरिका से हथियारों की होड़ कर रहे थे। उसके अलावा जो साम्यवादी सरकार जनता के प्रति जवाबदेह नहीं, मैंने बताया था आपको अभी कुछ देर पहले भी कि यहाँ की जो साम्यवादी सरकार थी वो जनता के प्रति बिल्कुल भी अकाउंटेबल या जवाबदेह नहीं थी। ठीक है, से आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब देखिए यहां पर मैंने आपको यहां पर जो कारण पढ़ा दिए, इसके जो विघटन की जो प्रक्रिया पढ़ा दी, इसके कारण पढ़ाए, इससे आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, यहां पर हम पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं, और इससे आगे जानने के लिए बने रहिए एनसीईआरटी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर, और इसके आगे हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।